अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था, आज उसी स्टोरी का पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूं जो इंडिया सहारनपुर से मुझे इरम ने भेजी थी। इरम सहारनपुर, ये वो वाक़या अभी मैंने शुरू ही किया है और बड़ी ज़बरदस्त पुलाव की खुशबू आ रही है। नीचे कोई पुलाव नहीं है और यहाँ पे घर बहुत दूर दूर होते हैं, करीब घर नहीं होते कि खुशबू आ सके किसी की। और सारा आपको पता है अमेरिका, यहाँ का एक सिस्टम ही अलग है, लेकिन यहाँ कमरे के अंदर से खुशबू आई है और मैं अकेला हूँ कमरे में। ऐसे ज़बरदस्त किस्म का पुलाव होता है जो मटन पुलाव बनता होता है, मटन पुलाव की जिस तरह की खुशबू होती है, ऐसी बेहतरीन सी खुशबू फैल के पूरे कमरे के अंदर से। क्योंकि मैं अभी नीचे से आया हूँ और नीचे इस तरह का कोई सीन नहीं है, तो ये खुशबू इस कमरे से आ रही है। बहुत सारे लोगों के घरों से इस तरह की अक्सर जो खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा लोग मेरी इस बात के पास सोचना शुरू हो गए होंगे कि हाँ, हमारे घरों में भी अक्सर इस तरह की खुशबू आती है। तो जिन्नात होते हैं जो बैठे खा रहे होते हैं, या वो देग या वो चावल या वो जिसकी खुशबू आ रही है तो वो लेके वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। वो इतने मज़ेदार होते हैं, वो जो लेके जा रहे होते हैं इतने मज़ेदार होते हैं कि वो खुशबू बखेरते हुए वहाँ से जाते हैं तो आपको उसकी खुशबू आ रही होती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये वाला वाक़या हुआ होगा कि रात को मेरे घर में, तो उधर पाकिस्तान में रात को 2 बजे 3 बजे तो ऐसी ज़बरदस्त, कभी पराठों की, कभी चावलों की, कभी गोश्त की, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आती थी कि मैं हैरान हो जाता था। यहाँ पे भी कभी कभी खुशबू आती है। मैं कल भी एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहा था, वहाँ पे सामने शरारत हुई। अभी चावलों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अभी तक खुशबू मौजूद है। मैं इस वक्त ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ, जो भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे पता है आप चावल खा रहे हैं, और अगर हो सके तो इस जगह पे, मेरे इस जगह पे जहाँ पे मेरे मोबाइल रखे हुए हैं, अगर आप थोड़े से चावल रख दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जी, इरम की कहानी सहारनपुर इंडिया से जो उन्होंने मुझे भेजी, उनकी फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा वाक़यात जो हो रहे थे। अब उस घर के अंदर जो पहले सिर्फ चाची के साथ हो रहे थे, लोग शायद समझ रहे थे चाची वहम का शिकार हैं, उनके शौहर बाहर रह रहे थे, वो अकेली हैं, डर रही हैं, उनका कोई वहम है, बच्चे सोते हैं तो वाक़यात नहीं होते, चाची अकेली सिर्फ सोती है, बच्चे वापस अपने माँ बाप के कमरे में चले जाते हैं तो फिर वाक़यात शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब उनके शौहर भी वापस आ गए तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं, वो उनका वहम नहीं था, वाक़यात अब घर के अंदर शुरू हो गए थे। क्योंकि छोटी चाची ने भी सीढ़ियों के अंदर किसी 6-6.5 फुट 7 फुट लंबे कद के मालिक एक शख्स को देखा था जो पैंट शर्ट पहने खड़ा था और आंखों के सामने ही गायब हो गया था। तो अब इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि इस घर के अंदर इस तरह की एक्टिविटी है, वहम नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा हो रहा है। क्योंकि नीचे अब खाली था, मालिक मकान ने अपना सामान रखा हुआ था। कभी कभी वो आता था, जो उसका कारोबार वगैरह था उसके हवाले से चीज़ें पड़ी होती थी वो रख जाता था, उठा के ले जाता था, लेकिन नीचे अब बंद ही रहता था। इरम कहती हैं, मैं अपने दादू से सबसे ज़्यादा मानूस थी। वो मुझे अक्सर बाहर लेके जाते, घुमाते फिराते, मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दादू की वफ़ात के बाद जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी वो मैं थी। मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं किसी को बताती नहीं थी, लेकिन मैं अपने दादू को 12-13 साल उम्र थी, बहुत ज़्यादा मिस करती थी और मैं बहुत ज़्यादा चुप सी हो गई थी। मुझे हर वक्त मेरे दादू बहुत याद आते थे। मुझे स्कूल जाना होता था, रात को मैं जल्दी सोती थी और सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाती थी। तो ऐसी ही एक रात घर वाले अभी बैठे गपशप कर रहे थे, मैं अपने बिस्तर पे गई और जाकर सो गई। ये रात का कौन सा पहर था, ये रात का कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई। मुझे बाथरूम जाना था। जानती मैं भी थी कि इस घर के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, घर वाले डर भी रहे हैं, और मुसलसल तो नहीं हो रहे थे, गैप दे दे के हो रहे थे। मतलब एक वाक़या हुआ, फिर एक गैप आ गया, फिर एक वाक़या हुआ, फिर अच्छा खासा गैप आ गया, इसलिए डर नहीं था। तो मैं भी इन वाक़यात को जानती थी कि ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन मैं डरती नहीं थी। इंसान के अंदर एक खौफ तो कुदरती चीज़ था मेरे अंदर, लेकिन बहुत कम खौफ था।
ऐसा नहीं कि मेरे सामने कुछ हो और मैं बेहोश हो जाऊं, डर जाऊं, ऐसा नहीं था। तो मुझे अब रात को बाथरूम जाना था और रात के इस पहर मेरी जगह पे कोई भी बच्ची होती तो बड़े को जगाती। बेशक वो 13 साल की थी, लेकिन घर में जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इंसान डरा होता, अकेला नहीं जाता। लेकिन मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। मैं अपने बिस्तर से उठी और नींद की सी कैफियत तो थी, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठना था और वॉशरूम की एक तलब आ गई थी। यकीनन सी बात है मैं जाग भी चुकी थी, लेकिन आंखें मेरी बोझल थीं, दिमाग में अंदर नींद सवार थी, ऐसी नींद कि मैं जल्दी से बाथरूम से हूँ और वापस आके बिस्तर पे सो जाऊँ। तो मैं जो शुरू में बाथरूम था, उस बाथरूम में जाने की बजाय उस बाथरूम की तरफ चली गई जो लास्ट में था, जहाँ मेरे दादू का कमरा था। अब वहाँ चाची और चाचा रहते थे। उस दादू के कमरे के साथ ही वो बड़ा सा वॉशरूम बना हुआ था। मैं नींद की सी हालत में चलती हुई उस बाथरूम में चली गई। बाथरूम से फारिग होने के बाद मैं बाहर आई और बाहर आके वॉश बेसन लगा होता है जिस पे आप हाथ वगैरह धोते हैं वॉश बेसन से, तो मैं आकर वॉश बेसन पे खड़ी हुई, नलका खोला और हाथ धोने शुरू कर दिए। जब मैं हाथ धो रही थी तो हर तरफ अंधेरा था। जिस जगह पे मैं खड़ी थी वहां पे रोशनी तो थी, लेकिन बहुत तेज रोशनी नहीं थी, मध्यम सी रोशनी थी। पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। कमरों के अंदर नाइट के 0 जो बल्ब होते हैं नाइट वाले, वो जल रहे थे। ये हवा है बहुत तेज जिसने दरवाजे को हिलाया। तो जिस जगह पे मैं खड़ी थी रोशनी तो यहाँ पे थी, लेकिन बहुत कम रोशनी थी, बहुत मध्यम रोशनी थी। और जैसे ही मैं हाथ धो रही थी मुझे ऐसा लगा कि कोई साया सा बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि हाथ धोते हुए सामने बेसन की तरफ वो जो दीवार के साथ बेसन लगा हुआ था, उस दीवार पे मेरी निगाह पड़ी तो कुछ ऐसे हलचल सी महसूस हुई। उस हलचल को महसूस करते ही मैंने उसी तरफ गर्दन घुमाई तो लगा कि एक शैडो है, बाकायदा इंसानी कद जितना लंबा शैडो है और वो बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़ा हुआ है। अभी तक उस सामने वाले शैडो को मैंने देखा था और उस शैडो के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में ख्याल आ गया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और उसी लम्हे मुझे महसूस भी हो गया कि यस, कोई मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ है। अब मेरी वो जो नींद की सी हल्की सी खुमारी की सी कैफियत थी कि बस हाथ धोऊं और जाके बिस्तर पे सो जाऊं, इस एहसास के होते ही कि पीछे कोई आके खड़ा है, सामने एक साए को हलचल करते हुए देखा था, तभी एकदम से मैं चौंकी और मैं अलर्ट से हो गई। मेरी आंखें उस अलर्ट होने से, मेरी नींद आंखों से गायब हो गई क्योंकि कोई पीछे खड़ा था। और मुझे क्लियर अब एहसास था कि जो भी पीछे है उसने अपना पाँव हल्का सा सिरकाया था। जब आप ज़मीन पे पाँव रख के खड़े होते हैं, अपने पाँव को सिरकाते हैं, तो एक पाँव के सिरकाने से जैसे घसीटते हैं पाँव को, या जूती पहनी हो या नंगे पाँव हो, नंगे पाँव तो नहीं, जूती पहनी हो तो आप जूती से ज़मीन पे ऐसे घसीटें अपनी जूती को, तो एक आवाज़ सी पैदा होती है। इसको पाँव सिरकाना कहते हैं। तो ऐसे पीछे खड़े हुए जो भी था उसने जब पाँव को सिरकाया तो बाकायदा जूती सिरकाने की आवाज़ सी आई। मुझे झटका सा लगा और मैं एकदम से पीछे मुड़ गई, क्योंकि अब शकूक शुबात रहे नहीं थे। कन्फर्म हो गया था जिस साए को मैंने देखा, उसके बाद पीछे महसूस हुआ और पीछे से जूती भी सिरक गई तो मेरा झटका तो बनता था। मैं डरी और उसी वक्त मैं पीछे मुड़ गई। लेकिन मैं जैसे ही मुड़ी वहाँ पे पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन मैंने अभी अभी किसी के पाँव के सिरकाने की आवाज़ को क्लियर सुना था।
लेकिन अब पीछे कोई नहीं था और अभी मैं पीछे मुड़ के देख ही रही थी, क्योंकि पीछे कोई नहीं था, मैं उस तरफ मुड़ी हुई थी। तो उसी वॉश बेसन के ऊपर जहाँ पे वो एक शीशा सा बना होता है, वहाँ पे एक कंघी रखी हुई थी। हवा थी नहीं, लेकिन वो कंघी टज की आवाज़ के साथ वॉश बेसन के अंदर गिर गई। पहले जब मैं वॉश बेसन की तरफ मुंह करके खड़ी थी तो पीछे कोई खड़ा हुआ, उसने पाँव सिरकाया और जैसे ही पाँव सिरकाया मैं उसकी तरफ मुड़ गई। पूरा बदन मेरा उस तरफ मैंने मोड़ लिया पीछे की तरफ, और जैसे ही मोड़ा मैंने देखा पीछे कोई नहीं है। तो उसी लम्हे एक कंघी जो वॉश बेसन के ऊपर शीशे पे रखी हुई थी उसको जान के गिराया गया, बाकायदा वो गिरी वॉश बेसन के ऊपर। और मैं फिर तेज़ी से मुड़ी कि ये क्या गिरा है, तो देखा एक कंघी को ना सिर्फ गिराया गया है, बल्कि उसी लम्हे उसी वॉश बेसन के करीब से एक पाँव को, जूती को सिरकाने की आवाज़ आई। क्लियर, पहले से भी ज़्यादा ऊंची और क्लियर आवाज़ किसी ने वॉश बेसन के साथ खड़े होकर जूती को घिसाया था, सिरकाया था। सिरकाना या घिसाना एक ही बात है। और जैसे ही वो उस कंघी को नीचे गिराया गया, वो खुद से गिर नहीं सकती, वो रखी हुई इस अंदाज में थी कि जब तक आप उसको ऊपर उठाएंगे नहीं वो नीचे गिर नहीं सकती, क्योंकि वो जो शीशा से बने होते थे उसके अंदर रखने की जगह होती थी। एक होती है चीज़ ना, ऐसे शायद खुद ही थोड़ा सा हवा हो या नीचे गिर जाए, वो तो गिर ही नहीं सकती थी, वो तो एक बॉक्स टाइप बना होता था, उसके अंदर होती थी। उसको गिराने के लिए कोई हाथ से पहले उसको ऊपर उठाए, उस बॉक्स टाइप जगह से बाहर निकाले, फिर पीछे फेंके, या आप पूरे शीशे को उल्टा कर दें तब गिर सकती है। हवा जितनी भी तेज हो फिर नहीं गिर सकती। तो उसको बाकायदा किसी ने उठा के नीचे फेंका था और पाँव सिरका के बताया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। इसके बावजूद कि मैं बहादुर थी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। बाकायदा एक कंघी का गिरना और फिर से एक क्लियर पाँव का सिरकाना सामने की तरफ से जो भी था वो एहसास दिला रहा था मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं भागी और मैं भागती भागती अपने कमरे में पहुँच गई। मैंने अपने कमरे में जाके फ़ौरन अपने बिस्तर पर लेट गई। घर वाले सारे सो रहे थे, मैं डरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। हाँ, मैं आज महसूस करके आई थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक दफ़ा महसूस कर चुकी थी। मेरे पापा मुझे आवाज़ें दे रहे थे, मैंने देखा था तो पापा सो रहे थे। ये दूसरी दफ़ा था, घर वालों के साथ भी इस तरह हो चुका था। तो मैं इतना ज़्यादा भी नहीं डरी कि मैं बेहोश हो जाती या कोई मसला हो जाता। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। कुछ देर में लेटी रही कि फिर मेरी आँख लग गई। जब मेरी आंख लग गई तो आंख लगते ही मैंने एक ख्वाब देखा। मेरे दादू, उनको दाल चावल बहुत पसंद थे। वो अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हैं और दाल चावल खा रहे हैं, और मैं कमरे के सामने दरवाजे में खड़ी हूं। वो दाल चावल खाते हुए मेरी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, डर क्यों गई थी? मैं ही तो तेरे पीछे आया था तुझसे मिलने के लिए, और तू एकदम से डर गई। मैंने ही तो तुझे अपना आप एहसास दिलाया था कि मैं हूं, मैं तेरे पीछे आके खड़ा। फिर मैंने वो कंघी गिराई, जूती सिरकाई, ताकि तुझे अंदाजा हो तेरे दादू तेरे पास आ गए हैं। तू डर के भाग के चलेगी, मैं तो तुझसे मिलने आया था, तू डर गई, मुझसे मिली ही नहीं। जब उन्होंने ये बात मुझसे कही तो मैंने कहा, दादू आप कहाँ चले गए हो? मुझसे मिलने भी नहीं आते हो। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ दादू। कितने अरसे बाद आज आपको मैंने देखा है। मुझे नहीं पता था पीछे आप खड़े हैं, मैं इसलिए डर के भाग गई। मुझे पता होता आप हैं, मैं कभी भी ना भागती। दादू मैं आपको बहुत याद करती हूँ, दादू मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तो दादू बोले, मेरा बच्चा, मुझे पता है सबसे ज़्यादा इस घर में तू उदास है, सबसे ज़्यादा इस घर में तुझे मेरी याद आती है। तो तू अब जब भी मुझे याद किया करेगी ना, मैं तुझसे मिलने आया करूँगा। और हाँ, मैं स्पेशल आज भी तुझसे मिलने के लिए आया था। मैं हूँ इधर, और अब मैं दोबारा भी तुझसे मिलने के लिए आया करूँगा। परेशान नहीं होना, तूने उदास नहीं होना। और उसके बाद वो कहती हैं, मुझे लेके उसी जगह पे ही, उसी ख्वाब में मुझे लेके उसी जगह पे चले गए जहाँ वो मुझे अक्सर लेके जाते थे, जहाँ पे घुमाते फिराते थे। वो वहाँ पे मुझे घुमाते फिराते रहे। और जब मैं सुबह उठी
तो मुझे याद था कि रात मेरे साथ क्या वाक़या हुआ और दादू ने क्या आके ख्वाब में मुझसे कहा। मैं खुश हो गई कि मेरे दादू मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने ये किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ रात को ये वाक़या हुआ है, क्योंकि मैं खुश थी, वो तो मेरे दादू थे, डरना किस बात का। और फिर ऐसा हुआ कि अक्सर मैं उनको याद करते करते सो जाती और रात को वो मेरे ख्वाब में आते और मुझे घुमाने फिराने ले जाते उन्हीं जगहों पे जहाँ मुझे पहले घुमाने फिराने ले जाते थे। इरम कहती हैं हमारे धर्म में आत्माएं होती हैं, जो रूह होती है वो यहाँ मौजूद रहती है, वो आपके आस पास होती हैं। आपके दीन में रूह जो है आलम बरज़ख में चली जाती है, लेकिन हमारा मानना इस तरह का है कि हमारे धर्म में रूहें जो होती हैं वो मौजूद होती हैं। तो इसलिए वो मेरे दादा वहीं पे थे और मुझसे अक्सर मिलने के लिए आते थे। इसके ऊपर मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमजाद भी इंसान का होता है, रूह भी होती है। रूह और हमजाद एक जैसा होता है, इसलिए जो हमजाद नज़र आता है हम उसको रूह समझते हैं। खैर यहाँ ये टॉपिक नहीं है, ये डिफरेंट है। पर कुछ अरसे के बाद वो कहती हैं मेरे ख्वाबों का सिलसिला इस तरह जारी रहा। दादू मेरे ख्वाब में आते और मुझे घुमाते फिराते। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ, उसी घर में मेरा छोटा भाई शाम के टाइम सहन में खड़ा खेल रहा था। घर वाले अपने काम काज में मौजूद थे, सहन में वो अकेला था कि तभी उसकी निगाह सामने छत पर पड़ी। और जैसे ही उसकी निगाह छत पे पड़ी तो उसने सामने छत पे देखा एक काला स्याह लंबा सा साया। उसने कपड़े भी ब्लैक कलर के पहने हुए थे और उसका कद बहुत ही लंबा था, जैसे 8-10 फुट लंबा हो। उसका चेहरा भी काला स्याह था, इंसान की तरह का चेहरा था लेकिन काला स्याह, जैसे हबशी होते हैं काले बहुत ज़्यादा, वैसे ही काला स्याह उसका साया था। चेहरा थोड़ा सा लंबा सा था, इंसान का चेहरा ज़रा नॉर्मल होता है, वो लंबा सा ज़रा चेहरा था। कद भी उसका 8-10 फुट लंबा था, लंबे लंबे उसके बाजू थे और ब्लैक शलवार कमीज उसने पहनी हुई थी और वो छत पे खड़ा हुआ। मेरे छोटे भाई ने जैसे उसको देखा और उसके चेहरे की तरफ देखा तो वो लंबे चेहरे वाला, लंबे से कद वाला, वो जो काला स्याह सा सामने खड़ा था, वो उसी लम्हे मुस्कराया और मुस्कुराने से उसके दांत बाहर निकल आए जो बिल्कुल सफ़ेद थे। वाहिद एक चीज़ उसके जिस्म पे जो सफ़ेद थी वो उसके दांत थे और बाकी वो काला स्याह था। लेकिन मुस्कुराने पे भी वो इतना भयानक और खौफनाक था कि मेरे छोटे भाई ने चीख मारी और दौड़ता हुआ घर की तरफ भागा, मतलब फैमिली की तरफ। सब परेशान हुए, क्या हुआ क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऊपर छत पे कोई खड़ा है। घर वाले भाग के आए और छत पर आकर देखा तो छत पर कोई भी नहीं था। पूछा उससे क्या देखा तो उसने फिर बताया ऐसा लंबा चौड़ा सा काला स्याह सा था जिसको मैंने छत पे खड़े हुए देखा। वक्त गुजरता रहा। वो कहते हैं कि मेरे चाचू ने और मेरे अब्बू ने कुत्ते लेके आए। 2 कुत्ते मेरे अब्बू लेके आए और 2 कुत्ते मेरे चाचू लेके आए। ये वो कुत्ते थे जो घर में पाले जाते हैं। बिल्कुल इनकी ब्रीड जो होती है ये छोटी नस्ल के होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे ही रहते हैं और बड़े भी हो जाएं तो बहुत छोटे रहते हैं। ये 2 अब्बू लेके आए और 2 चाचू लेके आए। हम बच्चे भी बहुत खुश थे, मेरे भाई भी, मैं भी, हम उनके साथ खेलते। बहुत ही क्यूट से थे वो कुत्ते। लेकिन जब रात होती तो हम लोग अपने कमरे के अंदर उनको कर लेते थे और जो मतलब उनको कुत्तों को बाहर खुला नहीं छोड़ते थे, उठा के उनको कमरे में ले आते थे और दरवाज़ा बंद कर लेते थे। और चाचू लोग भी ऐसे ही करते थे कि वो अपने कुत्ते बाहर छोड़ने के बजाय रात को अपने कमरे में ही रख के दरवाज़ा बंद कर लेते थे। कुछ दिन इस तरह गुजरते रहे कि एक दिन रात का टाइम था कि मेरे सब अपने अपने कमरों में जाने लगे। मेरे पापा ने भी अपने वो जो कुत्ते थे उठाए, उनको कमरों में रखा, दरवाज़ा अंदर से बंद किया और सो गए। रात के 12 सवा 12 का टाइम था कि पापा नींद में थे। उनको आवाज़ आई कि कुत्ता आज गलती से बाहर रह गया है। उसी वक्त जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा बाहर कुत्ता रो रहा है। शायद वो अंदर नहीं आ सका। एक कुत्ता बाकायदा भौंकता है और एक बाकायदा कुत्ता रोता है। रोना जब कुत्ता शुरू करे तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि उसको जिन्नात नज़र आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो रोना शुरू कर देता है।
तो वो बाहर बैठा रो रहा था और दरवाजे पे नाखून लगा रहा था, हाथ टच कर रहा था। एकदम से उनकी आंख खुल गई और वो समझ गए, ओहो आज कुत्ता लगता है गलती से बाहर रह गया है। अपने बिस्तर से उठे, जल्दी से दरवाज़ा खोला और कुत्ते को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पता लगा बाहर कोई कुत्ता नहीं है। इधर उधर इधर देखा, कहीं पे कोई कुत्ता नहीं। उन्होंने कहा फिर कहाँ गया कुत्ता। वापस कमरे में गए और जाकर देखा तो दोनों कुत्ते कमरे में मौजूद थे। तो उन्होंने समझा ओहो शायद ये मेरे भाई का, यानी उनके चाचू जो थे इरम के, शायद उनका कुत्ता ना आ गया हो। लेकिन इस वक्त तो नहीं था। उन्होंने कहा चला गया होगा और उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और सो गए। कुछ दिनों के बाद ऐसी ही आंख चाचू की खुली। उनका कुत्ता भी बाहर बैठा रो रहा था और दरवाजे को नाखून मार रहा था। वो भी एकदम परेशान हो गए कि वो कुत्ता आज बाहर रह गया। वो भी कुत्ते को उठाने के लिए बाहर गए तो बाहर कोई भी कुत्ता नहीं था। वापस अंदर आए, आके कमरे में अपने कुत्तों को देखा तो वो पूरे थे, दो कुत्ते मौजूद थे। वो भी यही समझे कि भाई के कमरे से कुत्ता आ गया होगा, लेकिन अब बाहर नहीं है तो चला गया होगा। फिर दूसरी दफ़ा पापा के साथ हुआ कि फिर से उनको आवाज़ आई, रात को कुत्ता बाहर भौंक रहा है और दरवाजे को नॉक कर रहा है, उनको पंजे मार रहा है। वो उठ के गए खोलने के लिए, लेकिन बाहर कोई भी कुत्ता नहीं था। अंदर कमरे में आए, कुत्ते मौजूद थे। और यही वाकया सेम उधर चाचू के साथ भी हो रहा। 3 दफ़ा 4 दफ़ा पापा के साथ हुआ कि कुत्ता बाहर रोता बाकायदा अजीब सी आवाज़ में और पंजे मारता। एक दफ़ा तो जब चौथी दफ़ा कुत्ते की रोने की और पंजे मारने की आवाज़ आई तो पापा की आंख खुल गई और वो आवाज़ जो रोने की आ रही थी वो क्लियर ऐसी थी जैसे कुत्ता बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, खौफज़दा है। वो हमेशा आवाज़ को सुनते ही फ़ौरन उठते और बाहर चले जाते थे। आज वो उठे नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटे रहे कि मैं देखता हूँ ये आवाज़ कब तक आती है, क्योंकि मैं जैसे जाता हूँ ये आवाज़ ख़त्म हो जाती है। वो काफ़ी देर बिस्तर पर लेटे रहे तो मुसलसल बाहर से कुत्ते के रोने की आवाज़ आती रही और नाखून भी कुत्ता मारता रहा। उसके बाद वो अपने बिस्तर पर उठ के बैठे, पाँव नीचे लटकाए कि अभी ये बंद कर देगा बोलना, रोना, नाखून मारना। लेकिन कुत्ता उसी तरह रोता रहा और नाखून भी मारता रहा। अब वो नोट कर रहे थे कि मैं काफ़ी देर बिस्तर पर लेटा रहा हूँ तब भी ये मुसलसल रो रहा है और नाखून मार रहा है, या मैं उठ के भी काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ लेकिन कुत्ता अभी तक बाहर रोए जा रहा है और नाखून मार रहा है। तो ये वहम नहीं हो सकता। 3 दफ़ा मैं पहले गया हूँ, बेशक बाहर कोई नहीं था, लेकिन आज तो पूरी तसल्ली कर दी यहाँ पे बैठ के कि अभी तक बाहर है। ये वहम कैसे हो सकता है? मैं बाहर जाता हूँ गायब हो जाता है। आहिस्ता से उठे और आहिस्ता से चलना शुरू कर दिया। इतनी आहिस्ता चल रहे थे कि जो भी कुत्ता बाहर है उसको मेरे कदमों की आवाज़ ना जाए ताकि मैं दरवाजे तक पहुंच जाऊं। और वो दरवाजे तक पहुंच गए। अब वो दरवाजे के बिल्कुल पास खड़े हैं और अभी तक बाहर से कुत्ते के रोने की और नाखून मारने की आवाज़ आ रही है। अब उनको यकीन था कि अब कुत्ते को बाहर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कुत्ता बाहर मौजूद है और मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। रोज़ का तो शायद मैं जल्दी में उठता था, मुझे नहीं याद पड़ता था, कुत्ता भाग जाता था, चला जाता था। आज तो तसल्ली कर ली कुत्ता बाहर है, मैं दरवाज़ा खोलूँ तो कुत्ते को मौजूद होना चाहिए। और जैसे ही कुत्ते ने फिर से एक दफ़ा रोने वाली आवाज़ निकाली और नाखून मारा, ऐसे उसी लम्हे उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। अब जैसे ही नाखून मारा और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो ये तो 1 से 2 सेकंड का भी गैप नहीं है। इधर ये उसने नाखून मारा ऐसे और इधर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इसका मतलब है उसका हाथ जो नाखून मार रहा था अभी उसने आधा नाखून मारा था और आधा अभी उसका दरवाजे पे ही उसका कुत्ते का हाथ होना चाहिए, क्योंकि नाखून अभी वो मार ही रहा था। आवाज़ अभी नाखून मारने की शुरू ही हुई थी कि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर देखा, बाहर कुछ भी नहीं है।
इधर उधर झांक के देखा, आज निकले बाहर, अच्छी तरीके दूर दूर तक गए, इधर उधर हर जगह पे गए। कुत्ता इतनी जल्दी कहीं जा नहीं सकता था, फिर भी तसल्ली करने के लिए इधर उधर हर जगह पे देख लिया, यकीन हो गया कुत्ता नहीं है, तो कमरे में आए, लेट गए। सुबह उठते ही फैमिली से पूछा, आप में से किसी को रात को कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है? तो सब ने कहा नहीं। नाखून मारने की आवाज़? सब ने कहा नहीं। घर वालों से पूछ ही रहे थे कि उस वक्त कमरे में भाई यानी हमारे चाचू दाखिल हुए, तो वो बोल पड़े, भाई किसकी आवाज़ आती है? तो बोले, यार मैं फैमिली से पूछ रहा था, रात को कुत्ता जो बाहर रोता है और नाखून मारता है कि इनको आवाज़ आती है या अकेली मुझे आती है? तो वो एकदम चौंके और कहा, क्या मतलब कुत्ता? वो तो मेरे घर के बाहर आके रोता है और नाखून मारता है। तो मेरे पापा चौंके, कहते क्या कह रहे हो? कह रहे हाँ यार 3-4 दफ़ा हो चुका है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ बाहर कोई नहीं होता, मैं समझता हूँ तुम्हारा कुत्ता है, वो तुम्हारा कुत्ता बाहर रो रहा है और बैठा हुआ है, और मैं उठ के जाता हूँ दरवाज़ा खोलता हूँ बाहर कोई नहीं होता है। तो मेरे साथ 3-4 दफ़ा हो चुका है। तो पापा ने भी जब ये बात बताई तो पता लगा दोनों के साथ ही ऐसा हो रहा था, लेकिन बाहर कोई भी कुत्ता नहीं होता था। तब चाचू बोले, मैं यही समझता रहा हूँ, इसका मतलब है तुम्हारे साथ यही सेम हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। अब बात और क्लियर हो गई थी, कुत्ता कोई भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक मौजूदगी का दोनों कमरों के बाहर इस तरह अंदाज था, मौजूदगी का एहसास दिलाया जा रहा था, रो के और नाखून मार के कि कोई कुत्ता बाहर मौजूद है, जबकि हकीकत में कोई भी कुत्ता वहाँ पे नहीं था। फिर हम कहती हैं कि हम लोग कपड़े जब धोते थे तो कपड़े धोने के बाद रात को वो सारे कपड़े जो होते थे, एक कुर्सी बड़ी सी वहाँ पे पड़ी हुई थी, वो कपड़े उतार के उस कुर्सी पे रख देते थे, और एक साइड पे एक जगह बनी हुई थी, उस कुर्सी को घसीट के, काफ़ी भारी हो जाती थी कुर्सी, काफ़ी बहुत ज़्यादा कपड़े होते थे उसके ऊपर, तो कुर्सी को घसीट के उधर साइड पे रख देते थे। ऐसी ही एक रात कपड़े जो तार पे डाले हुए थे खुश्क हो चुके थे, चाची ने उन कपड़ों को उठाया, सारे कपड़े एक एक करके उसी कुर्सी पे रख दिए। कुत्ते उस वक्त बाहर फिर रहे थे सारे, अभी हर कोई अपने कमरों में नहीं गया था। अभी उन्होंने कहा जो कुर्सी है काफ़ी भारी है, इसको मैं ज़रा धकेल के उधर, काफ़ी दूर तक धकेल के उधर रखना होता था कि मैं उधर रखती हूँ, तो किसी काम से वो अंदर चली गई, ये सोच के कि अभी वापस आती हूँ और इस कुर्सी को धकेल के जिस जगह बनी हुई है, ताकि रात को कोई बारिश या कोई कुछ भी हो जाए तो ये साइड पे उसकी जगह महफूज रहें कपड़े। तो कह रही वो जैसे अंदर गई तो बाहर से कुर्सी को घसीटने की आवाज़ आई, उस लम्हे जिस वक्त रात को सब अपने कमरों में सो रहे थे। सर्दियों में वो कहते हैं वो जो हमारे कुत्ते होते थे हम उनको कमरे में बंद कर लेते थे, गर्मियों में हम उनको बाहर छोड़ देते थे। बाहर से मुराद घर के अंदर ही होते थे, लेकिन सहन में इधर उधर फिरते रहते थे क्योंकि गर्मी होती थी, दरवाजे खुले होते थे। और वैसे भी सर्दियों में दरवाजे हम बंद कर लेते थे सर्दी से बचने के लिए, गर्मियों में दरवाजे खुले रखते थे तो वो खुद भी बाहर चले जाते थे, अंदर चले आते थे। तो ये गर्मियों की रात थी, कुत्ते बाहर ही थे, सब अपने कमरों में सो रहे थे कि बहुत ज़ोर से रात के उस पहर जब कुर्सी को धक्का लगाया गया और घसीटा गया, और घसीटने की आवाज़ ऐसा शोर पैदा कर रही थी कि सब अपने अपने कमरों में जाग गए कि रात को कौन इस वक्त बेवकूफ़ है, पागल है जो कुर्सी को घसीट के वहाँ पे रख रहा है। लेकिन उसका घसीटना आज रात को इतना शोर पैदा कर रहा था कि सारे अजीब से हो गए। मेरे पापा भी, मेरे चाचू भी, ख़वातीन भी बाहर निकला कि कौन है, तो देखा कुर्सी को बाकायदा घसीट के उसकी जगह पे रख दिया गया है, और सारे कुत्ते ऐसे खौफज़दा हुए हैं, ऐसे खौफज़दा हुए हैं, जैसे घर वाले बाहर निकले तो कुत्ते भाग के उनके साथ लिपट से गए, जैसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हों, छुप रहे हों उनके पीछे। घर वालों को कुत्तों को देख के एहसास हो गया कि कुत्ते बहुत खौफज़दा हैं, और एक दूसरे की तरफ सारे देख के बोले कि कुर्सी कहाँ थी? तो चाची बोली मैंने तो रात को वहाँ रख दी थी, मैंने कहा घसीट के उधर रखती हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं रहा। लेकिन रात को इस वक्त किसने घसीटी है? कुत्ते तो इतने छोटे मासूम हैं, ये तो नहीं घसीट सकते, तो बहुत भारी भरकम है, कुर्सी इतनी भारी है, ऊपर से इतना कपड़े हैं, तो ये किसने रात को इतना शोर पैदा किया और कुर्सी को घसीट के वहाँ पर रख दी है? लेकिन ये घर वालों को तब अंदाज़ा हो गया कि उस मखलूक ने उनको एहसास दिलाया था कि हम इस जगह पे मौजूद हैं और हमने ही आपके
कुर्सी को घसीट के इधर रखा है। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी जो चाची थी वो अपने मेके चली गई, बड़ी वाली चाची, वही चाची जो दादा अबू के कमरे में शिफ्ट हुई थी, जिनको शुरू शुरू में थप्पड़ पड़ा था, कोई बोल रहा था, लड़की लड़का वहाँ पे थे, वही कमरे में जहाँ हम लोग वहम समझते रहे और बाद में पता लगा नहीं जिन्नात हैं। तो चाची अपने मैके चली गई, तो वहीं पे चाचू अकेले रहना शुरू हो गए। तो चाचू ने, मेरा जो छोटा इरम कहते हैं छोटा भाई है, उससे कहा कि रात को मैं अकेला होता हूँ, तुम भी इधर आके सो जाया करो। मतलब डर की वजह से नहीं, वैसे जिस तरह बच्चों को प्यार से कहा जाता है। तो मेरा छोटा भाई चाचू के साथ ही सोने लगा। एक रात चाचू और मेरा भाई कमरे में गए, भाई को नींद आ रही थी, वो सो गया। चाचू कुछ देर जागते रहे और उसके बाद वो भी अपने बिस्तर पर सो गए। चाचू अभी सोए ही थे, शायद उनको सोए हुए घंटा डेढ़ घंटा ही हुआ था कि उनका अजीब सी हालत होगी, उनकी आंख खुल जाती, फिर वो करवट लेते, सोने की कोशिश करते, फिर थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुल जाती, फिर वो सोते, उनकी आंख खुल जाती, यहां तक कि 12:30-1 का टाइम हो गया। ऐसी उनको बेचैनी सी हो रही थी, उनको नींद ही नहीं आ रही थी। वो सोने की कोशिश करते और जाग जाते, सोने की कोशिश करते और जाग जाते। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, कि यहाँ तक के रात का जब 1:30 बज गया तो उसी वक्त उनको ऐसा लगा कि इतनी बेचैनी हो गई है उनको कि उनके लिए सोना बहुत मुश्किल हो रहा है, शदीद मुश्किल। तो उन्होंने अपने सीने पे हाथ रख लिया और हाथ मलना शुरू कर दिया। ऐसे लग रहा था जैसे उनका सीना घुटा हुआ है, सांस कम आ रहा है, पता नहीं क्या अजीब सी बेचैनी है, जैसे इंसान को शदीद बेचैनी सी महसूस होती है। उस बेचैनी में अपने सीने पे हाथ मारता है, ऐसे ही वो अपने सीने पे हाथ मारना शुरू हो गया। कमरे के अंदर लाइट नहीं चल रही थी, बिल्कुल हल्की सी लाइट बाहर से आ रही थी, बिल्कुल हल्की सी लाइट। वो ऐसे सीधे लेटे हुए थे और अपने हाथ पे, सीने पे ऐसे हाथ मार के बेचैनी की सी हालत में ऐसे लेटे हुए थे कि मेरे भाई की आंख खुल गई। और जैसे मेरी भाई की आंख खुली तो उसने अपना हाथ चाचू के सीने पे रखा और चाचू से बोला, चाचू आपको डर लग रहा है? चाचू आपका दिल घबरा रहा है? मैं आपको पानी ला दूं, लाइट जला दूं? चाचू फौरन बोले, हाँ बेटा लाइट जला दो। बच्चा था लेकिन फौरन समझ गया था कि चाचू परेशान है, उनकी हालत इस तरह की हो रही है। तभी उसने कहा था, उनके सीने पे देखा, वो हाथ बार बार सीने पे हाथ मार रहे हैं, तभी उसने अपना हाथ उनके सीने पे रखा, उनको एहसास दिलाने के लिए कि मैं जाग गया हूं और चाचू की तबीयत ख़राब हो रही है, या इनको डर लग रहा है, या दिल घबरा रहा है, क्या हो रहा है। मतलब इतना छोटा भी नहीं था, माशाल्लाह बड़ा था, लेकिन उसने चाचू को हौसला देने के लिए हाथ रख दिया उनके सीने पे। और जैसे ही चाचू के हाथ पे भतीजे का हाथ आया तो उनको एक हौसला सा आया, मेरा भतीजा जाग गया। और फ़ौरन वो बोल भी बड़ा, चाचू डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है, मैं लाइट जला दूं, पानी ला दूं? तो फ़ौरन बोले, हाँ बेटा ला दो। और उसने हाथ उठाया, यकीनन अब वो लाइट के लिए उठ रहा था, वो अपना हाथ फिर सीने पे मलते रहे कि लाइट जले और मैं देखूं, कोई पानी पीऊं, क्या हो रहा है, मुझे क्यों बेचैनी है, क्यों ऐसे अजीब सा लग रहा है। 30 सेकंड गुजर गए, 1 मिनट गुजर गया, अभी तक उसने लाइट नहीं जलाई थी। परेशान हुए कि भतीजे ने कहा मैं पानी ला देता हूँ, लाइट जलाता हूँ, लेकिन अभी तक उठा नहीं, क्या हुआ। और थोड़ा सा वेट किया तो उसके बाद बोल पड़े, क्या हुआ, तुम लाइट क्यों नहीं जला रहे, उठो लाइट जलाओ ना, मेरा दिल घबरा रहा है। खामोशी, खामोशी। फिर से मुखातिब हुए,
उसका नाम भी लिया उन्होंने, उस बच्चे का नाम लेके कहा कि उठो ना, लाइट जलाओ, तुमसे मुखातिब हूँ, सो गए हो क्या, लाइट जलाओ। कि इतनी जल्दी सो भी गया, अभी कहा इसने लाइट जलाता हूँ, मुझे बाकायदा हाथ के इशारे से हौसला दिया, क्यों चाचू डर लग रहा है, दिल घबरा रहा है, अभी सो भी गया। और जब दूसरी दफ़ा उसे मुखातिब किया, बोला और कोई जवाब नहीं आया, तो अजीब सी हालत हुई कि क्या हुआ इसको, और एकदम करवट ली उसकी तरफ, उल्टी साइड पे जहाँ पे वो सोया था और उसने हाथ रखा था, करवट ली तो देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है। एकदम परेशान हो गई, ये कहाँ चला गया, उठने की आवाज़ भी नहीं आई, लेकिन ये कहाँ गया। तो उसी लम्हे एक एहसास सा हुआ जैसे राइट साइड पे कोई है। फौरी तौर पे करवट ली और राइट साइड पे देखा तो उनका भतीजा राइट साइड पे सो रहा था, गहरी नींद, और उसने परली तरफ करवट ली हुई थी। एकदम से उनको एहसास हुआ और एकदम से वो चौंके, तो ये कौन था जो लेफ्ट साइड पे, जिसने बिल्कुल मेरे भतीजे की सी आवाज़ में आवाज़ निकाली है, मेरे सीने पे बाकायदा हाथ रखा है, मैंने उसके हाथ के लम्स को महसूस किया है। वो बोला है क्लियर के चाचू डर लग रहा है, लाइट जला दूं, दिल घबरा रहा है, पानी ला दूं। और मैंने कहा हाँ लाइट जला दो। तो एकदम से उठे, जल्दी से कमरे की लाइट जला दी, और जैसे ही लाइट जलाई तो देखा भतीजा तो दूसरी तरफ सो रहा है। फौरन तेजी से चलते हुए भतीजे की तरफ गए, देखा उसने परली साइड पे करवट ली हुई है, उसको उन्होंने हाथ से पकड़ के अपनी तरफ किया। फिर भी जानते थे भतीजा है, सो रहा है, बच्चा है, वो ऐसा मजाक नहीं कर सकता, फिर भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कि मेरा वहम तो नहीं है, उसको अपनी तरफ किया तो देखा वो बच्चा गहरी नींद सो रहा है। उसको आवाज़ दी, आवाज़ दे के उसका नाम पुकारा, वो नींद में था। फिर से नाम पुकारा, वो नींद में था। तीसरी दफ़ा नाम भी ऊंची आवाज़ में पुकारा और उसके वजूद को हिलाया तो वो नींद में बोला, गहरी नींद में, हाँ हाँ, जिस तरह बच्चा गहरी नींद में बोलता है। तो 100% कन्फर्म हो गया वो तो गहरी नींद सो रहा है। और वैसे भी ये कैसे पॉसिबल था, इधर लेफ्ट से उठ के वो कहाँ से आता कि इधर आके बिस्तर पे जब आप उतरते हैं और आके सोते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, और जब आप उतर के दोबारा आके लेटेंगे क्लियर पता लगता है, रात का टाइम है, खामोशी है। तो फिर वो कौन था जिसने क्लियर उनके सीने पे हाथ भी रखा और भतीजे की आवाज़ में भी बोला। तब उनको उसी लम्हे महसूस हो गया कि मेरी बेचैनी किस वजह से थी और मैं डरा हुआ किस वजह से था और क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये वही था जो मेरे भतीजे का रूप धार के मेरे लेफ्ट में, मैंने उसके वजूद को देखा ज़रूर लेकिन क्लियर नहीं देखा। चाचू कहते हैं कि मैंने इस तरह देखा कि हाँ वो लेफ्ट पे है, सोया है, क्योंकि उसका बाजू जितना है उतना ही बाजू था और उसका हाथ मेरे सीने पे आया, उतना ही छोटा हाथ जिस तरह उस बच्चे का हाथ है। और उसी आवाज़ सेम उसकी आवाज़ में बोला, चाचू डर लग रहा है, मैं लाइट जला दूं, आपका दिल घबरा रहा है, मैं पानी ला दूं। और रात सारी जागते रहे। सुबह उठे तो फैमिली को ये वाकया सुनाया तो फैमिली ने कहा कैसी आवाज़? कहा बिल्कुल वैसी आवाज़। और क्या बोला वो? और उन्होंने लफ्ज़ दोहराए कि वो कह रहा था चाचू डर लग रहा है, लाइट जला दूं। तो मेरे पापा बोले हाँ वो कोई जिन्नात का ही बच्चा था, तभी तो वो बोल पड़ा चाचू डर लग रहा है, वरना जब आप अपने सीने पे हाथ मल रहे थे उसको कैसे पता लगा कि आपको डर लग रहा है? इंसान का बच्चा हो और रात को किसी को जागते हुए देखे, वो सीने पे हाथ मार रहा हो, तो वो फ़ौरन यही कहेगा चाचू तबीयत ठीक है, आपको क्या हो रहा है? कि मतलब कोई सीने में दर्द हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कोई ऐसा जुमला बोलेगा, ये ड्रग थोड़ा कहेगा डर लग रहा है। उसको कैसे पता लग गया? उस वक्त तो आपके दिमाग ने भी काम नहीं किया कि उसको कैसे पता लग गया था कि आपको डर लग रहा है। आपको तो बेचैनी महसूस हो रही थी, अजीब सी आपको डर लग रहा था, वो सिर्फ आप जानते थे। बेचैनी थी और उस बेचैनी में आपको डर लग रहा था, लेकिन वो जान गया तो इसका मतलब है वो हमारा बच्चा नहीं था, वो जिन्नात का बच्चा था। खैर ये बात भी घर वालों सारों को पता लग गई कि रात ये हुआ है। और उसके बाद फिर उस घर के अंदर ऐसा सिलसिला एक अजीब सा शुरू हो गया कि अक्सर कमरों के बाहर ऐसा होता कि पहली दफ़ा चाचू के कमरे के बाहर ही ऐसा हुआ था। चाचू और चाची सो रहे थे कि बाहर दरवाज़ा खटखटाया गया और दरवाजे पे जो हाथ मारा गया, दस 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 दस, वो बड़ा ज़ोर से था।
चाचू की आंख खुल गई, चाची की भी आंख खुल गई कि या अल्लाह खैर इस वक्त क्या हो गया है, जो रात के इस पहर कोई अगर दरवाज़ा खटखटा रहा है, चोर वगैरह आए वो दरवाज़ा थोड़ा खटखटाते हैं, घर का कोई फ़र्द ही होता है जो रात को इस लम्हे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाए, तो इसका मतलब ये होता है अल्लाह खैर करे कोई एमरजेंसी हो गई है। वो जल्दी से चाचू उठे और एकदम जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया इस परेशानी में कि क्या हुआ है, देखो कौन है बाहर। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। झांक के इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद किया और सो गए। कुछ दिनों के बाद फिर दूसरी दफ़ा सेम इसी तरह दरवाज़ा डज 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 खटकाया गया। चाची भी जाग गई, चाचू भी जाग गए कि कौन है। फिर से उठे, कुछ दिनों पहले ये वाक़या हुआ था, भूल गए थे, फिर से उठे, जल्दी से जाके दरवाज़ा खोल दिया इस बेचैनी में कि कोई परेशानी वाली बात ना हो, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। पहली दफ़ा जब दरवाज़ा खटखटाया गया था तो गर्दन बाहर निकाल के झांका था, आज वो बाहर निकल के खड़े हो गए, इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, कोई भी नहीं है। अंदर आए तो फिर से चाची ने पूछा कौन था, कहा कोई भी नहीं। चाची बोली दरवाज़ा तो खटखटाया गया है, उस दिन भी खटखटाया गया था, आज भी क्लियर खटखटाया गया, लेकिन बोले पता नहीं बाहर तो कोई भी नहीं है। दरवाज़ा बंद किया, सो गए। तीसरी दफ़ा फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया और दोनों मियाँ बीवी जब जाग गए तो चाची बोली मत जाइए। वो बोले क्यों, कहा बाहर कोई भी नहीं है। चाचू जो उठ चुके थे वहीं बैठ गए, लेकिन अब हो ये रहा था, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे तो डज 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 दरवाज़ा मुसलसल बजाया जा रहा था। वो बैठे रहे, चाची भी जाग चुकी थी, नहीं उठे खोलने के लिए, तो फिर दोबारा से दरवाज़ा डज 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 बजाया गया। वो बैठे रहे। तीसरी दफ़ा फिर से दरवाज़ा बजाया गया, डज 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 डज, ज़ोर से, ऐसे था कि जैसे इस दफ़ा हाथ ज़ोर से मारा गया हो। चाची ने इशारा किया नहीं जाना, तो वो बोले कि जब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा ये दरवाज़ा पीटते रहेंगे। हाँ मैं जानता हूँ ये वही मखलूक है जो बाहर खड़ी होकर दरवाज़ा पीट रही है, और मैं क्या करूं। एकदम से उठे, डरते डरते गए और दरवाजे के करीब जाके एकदम से नहीं खोला, क्योंकि अब डर आ चुका था, जान चुके थे ये मखलूक है जो दरवाज़ा खटखटाती है। आहिस्ता से इस तरह दरवाजे को पहले हिलाया जैसे बाहर वालों को पता लग जाए कि मैं आ गया हूँ, दरवाज़ा खोलने लगा हूँ, और ऐसे हिला के ऐसे दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर भी चाचू हिम्मत करके बाहर निकले। आज लेफ़्ट भी काफ़ी चलते हुए गए, जाके देखा है, राइट भी चलते हुए गए, जाके देखा है, लेकिन कोई भी नहीं था। यही दरवाज़ा खटखटाने वाला मंजर सेम हमारे कमरे में भी हुआ। दरवाज़ा खटखटाया गया, पापा उठे, जाके देखा कोई नहीं, दूसरी दफ़ा जाके देखा कोई नहीं, तीसरी दफ़ा पापा इस तरह उठे, कौन है भाई, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। खामोशी। अब हम लोग भी जाग चुके थे, दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। पापा के बोलने पे खामोशी, और पापा ने देखा कि बाहर से कोई नहीं बोल रहा, खामोशी है, तो कोई जो भी है चला गया। वो सोने ही लगे, लेटे ही हैं कि फिर से दरवाज़ा डज 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 बजाया गया। तो पापा फिर से लेटे लेटे बोले भाई पूछा तो है, जवाब क्यों नहीं देते, कौन हो। लेकिन उसी वक्त फिर से दरवाज़ा बज पड़ा। तो पापा उठे दरवाज़ा खोलने के लिए गुस्से से कि कौन है जो जवाब नहीं देता और दरवाज़ा खटखटा रहा है। और पापा जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे तो उसी वक्त दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। वो इस तरह खटकाते थे 3 दफ़ा, डज 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 डज। तो पापा जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे उसी लम्हे ही दरवाजे पे हाथ पड़ा, डज। अभी 2 हाथ और पड़ने थे, डज 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 डज। और जैसे ही पहला हाथ पड़ा डज, तो पापा ने उसी लम्हे दरवाज़ा खोल दिया कि कौन शरारत कर रहा है। क्योंकि दरवाज़ा जब भी बजाया जाता था डज 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 3 दफ़ा बजाया जाता था। अभी 1 दफ़ा ही बजाया गया था, 2 दफ़ा वो बजाने वाला हाथ बाहर ही मौजूद था कि पापा ने दरवाज़ा खोल दिया। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। और उसी वक्त वो समझ गए इतनी जल्दी तो कोई जा ही नहीं सकता। अभी 1 हाथ पड़ा था, 2 हाथ दरवाजे पे पड़ने थे, और मैंने दरवाज़ा खोल दिया और कोई चला गया, तो इसका मतलब है ये वही मखलूक है जो तंग कर रही है। अगले दिन उठ के उन्होंने चाचू से बात की कि ऐसे हमारा दरवाज़ा रात किसने खटखटाया है 3री दफ़ा। तो चाचू बोले मेरे साथ तो 4 दफ़ा ये हो चुका है, और साथ ही
एक और कमरे वाली फैमिली भी बोली कि हमारे साथ भी हो चुका है। तो तब घर वालों को अंदाज़ा हुआ कि ये दरवाज़ा खटखटाने का सिलसिला सब कमरों में हो रहा है, रोज़ाना नहीं होता था, काफ़ी दिन छोड़ के यानी हफ्ते बाद, 2 दिन, 10 दिन बाद ये दरवाज़ा खटखटाया जाता था। चाचू ने भी बताया कि पहली दफ़ा जब खटखटाया गया तो हमने तवज्जो नहीं दी, फिर 10 दिन बाद खटखटाया गया, फिर 15 दिन बाद, लंबे लंबे गैप के बाद, और हमारे कमरे में भी यही हो रहा था। तो सारे घर वालों ने बताया कि अक्सर दरवाजे ये जो खटखटाए जाते हैं ये वही मखलूक है जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रही है। तो उसके बाद मेरे पापा जो थे, हम अलग शिफ्ट हो गए। इरम कहती हैं कि हमने वो घर छोड़ दिया, लेकिन चाचू और उनकी फैमिली जो थी वहीं पे रहती थी और हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। फैमिलियों में हो जाती हैं कि अब अपने घर में एक और घर लेते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो और घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, लेकिन चाचू लोग उसी ही घर में रहे। तो हमें पता लगा कि कुछ ही अरसे के बाद चाचू ने बताया कि वो घर छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि जब आप लोग गए हैं तो उसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इतने बढ़ गए थे कि दरवाजे ज़्यादा नॉक होना शुरू हो गए थे। हर कमरे का दरवाज़ा इकट्ठे नॉक होता था। पहले तो ये हो रहा था कि अगर चाचू के कमरे का दरवाज़ा बजाया गया है तो बाकियों को आवाज़ नहीं आती थी, या हमारे कमरे का, इरम कहती है, दरवाज़ा बजाया जाता था तो वो आवाज़ सिर्फ हमें आती थी, चाचू को नहीं आती थी। लेकिन अब वो कहते हैं इस तरह दरवाजे खटखटाए जा रहे थे कि पूरे घर में आवाज़ आती थी कि सारे घरों के दरवाजे इकट्ठे खटखटाए जा रहे हैं। कुर्सियों को घसीटने की आवाज़ आती थी, पाँव कोई घसीट घसीट के बाहर चल रहा है उसकी क्लियर आवाज़ आती थी कि हम रात को सोए होते थे, एकदम आँख खुलती थी तो पता लगता था कि बाहर से कोई पाँव बाकायदा घसीट घसीट के, ऐसे घसीट घसीट के पाँव कोई चल रहा है। और चाची ने जो शुरू की आवाज़ सुनी थी, किसी के बोलने की आवाज़, अक्सर अब खिड़कियों के बाहर से बोलने की, चलने की, बातें करने की आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई थी। जब तक हम लोग भी साथ थे मामलात तो हो रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा शदीद नहीं हुए थे। बहुत गैप दे के, बहुत अरसे के बाद कोई और वाक़या होता था, लेकिन वो कहते हैं, चाचू बताते हैं कि उसके बाद तो मामलात इतने तेज़ हो गए, इतने ज़्यादा हो गए कि हमें लगा कि जो पहले इतना लंबा अरसा गुजरता था, फिर दरवाज़ा बजता था 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, अब तो एक दिन छोड़ के रोज़ाना की बुनियादों पर शुरू हो गया। पहले एक दिन छोड़ के दरवाज़ा बजाते थे, फिर रोज़ाना बजाना शुरू हो गए। तब हमें अंदाज़ा हुआ कि जो भी मखलूक है वो अब चाह रही है कि जैसे एक फैमिली चली गई है, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। तब चाचू भी इतनी परेशान हो गए कि नहीं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते जिस तरह के मामलात हैं। अब बाकायदा वो कहते हैं ब्लैक शैडो क्लियर शाम को ही नज़र आने शुरू हो गए थे। आखिरी दिनों में जब उन्होंने फौरी तौर पे मकान छोड़ा था तो कहते हैं बाकायदा ब्लैक शैडो थे जो चलते फिरते नज़र आने शुरू हो गए थे। दरवाजे की हद तक ठीक था, दरवाज़ा खटखटाते थे सारे कमरों के, वो भी ठीक था। पाँव घसीट के कोई चल रहा है, हम उसको भी बर्दाश्त कर सकते थे। बोलने की आवाज़ें थी, हंसने की आवाज़ें थी, वो सब बर्दाश्त था। लेकिन जब बाकायदा शाम को ही फैमिली ने, अभी कमरों में नहीं गए थे, सोए नहीं थे, शाम को ही साए देखे जो इधर से उधर जा रहे हैं। क्लियर शैडो थे, इंसान की तरह के कद थे उनके, और काले स्याह थे, साए से थे, जैसे साया होता है इंसान का साया, जिस तरह मेरा ये पीछे साया बन रहा है, ये वाला, ये देखें, ऐसे साए से थे जो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे चलते फिरते नज़र आते थे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, अब तो बाकायदा ये सामने आना भी शुरू हो गए हैं साए की सूरत में, अब हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, हमें फौरी तौर पे इस मकान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन वैसे भी खाली था। तो उन्होंने भी उस मकान को छोड़ दिया। और इरम बताती हैं आज तक वो मकान खाली पड़ा हुआ है। हम ही आखिरी किराएदार थे, यानी कि इरम की फैमिली और उसके जो चाचू थे आखिरी किराएदार थे, वहाँ पे रहे थे। उससे पहले जो कहते हैं जब हम आए थे और उसके नीचे वाली जो फैमिली जिन्होंने दुपट्टा लहराते हुए ऊपर देखा था, वो हर वक्त शायद पूजा पार्टी इसलिए करते थे कि जल्दी से हम यहाँ से निकलें, हमारा घर बने और हम चले जाएं। और पूजा पाठ हर वक्त इसलिए करते थे कि वो इस मखलूक को महसूस कर चुके थे, उन्होंने हमें बताया नहीं था। और हमने पहले घर छोड़ा, फिर चाचू ने भी छोड़ दिया। तो उसके बाद कहते हैं आज तक वो घर वहीं पे मौजूद है और खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी रहने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वो मखलूक अब खुल के अपना आप उस घर के अंदर महसूस कराती है। तभी चाचू लोगों ने भी फौरन उस घर को खाली किया था। ये थी इरम की
स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई। अच्छा, अभी मैं जो सिलसिला एक शुरू करने जा रहा हूँ वो वीडियोस का है कि मैं आपको स्टोरी जिस तरह सुना रहा हूँ, एक नया चैनल हमने जो बनाया है उस पर मैं ये वाली कहानियाँ इसी MMTV पे भी आप सुनेंगी, कुछ कहानियाँ यहीं से ही, क्योंकि मैं 7 दिन आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, 7 दिन इंशाल्लाह आप कहानी सुन सकेंगे। कुछ कहानियाँ इसी चैनल पे MMTV पे आप सुनेंगे, यही वाली जो मैं बैठ के सुनाता हूँ, और कुछ आप सुनेंगे एक नए चैनल पे। लेकिन नए चैनल पे ये होगा कि वीडियो भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पे तो मैं मुसलसल बैठ के आपको कहानी सुनाता हूँ जो आपको अच्छी लगती है, वहाँ पर ही मैं ही कहानी सुनाऊँगा, मेरी ही आवाज़ होगी, लेकिन कहानी वीडियो की सूरत में होगी। उस कहानी को आप देख भी सकते हैं। इस कहानी को आप हेडफोन लगा के सुनते हैं, उस कहानी को आप देखना चाहेंगे तो देख के भी आपको मज़ा आएगा। हॉरर स्टोरी होगी और एक हॉरर होगी, एक कहानी और होगी जो इन्फॉर्मेटिव होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो एक ज़बरदस्त टॉपिक पे होगी, वो अलग होगी। लेकिन ज़्यादातर उसके ऊपर आपको हॉरर वीडियोज़ मिलेंगी, और सुनने वाली ये जो कहानी आप बैठ के सुनते हैं ये सुनने को भी मिलेगी। MMTV पे भी इंशाल्लाह आप कहानियाँ सुनते रहेंगे। तो आप लोग अपनी कहानी भेजिए, लेकिन व्हाट्सएप पे आप कहानी जब मुझे भेजें वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके, या आप मुझे कहानी लिख के भेजें, तो आपने आखिरी लफ्ज़ स्टोरी STORY स्टोरी लाजमी लिखना है। स्टोरी लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। और उस प्रोग्राम के लिए, उस वीडियोज़ के लिए जिसमें मेरी वॉइस होगी और साथ में वीडियो भी चल रही होगी, उसमें भी आपकी ही स्टोरीज़ को मैं शामिल करूँगा। लेकिन उसके लिए आपको कहानी हर सूरत में लिख के भेजनी पड़ेगी, उर्दू में, वॉइस ओवर नहीं चलेगी। आप अपनी कहानी को लाजमी लिख के भेजेंगे, और आपकी कहानी जब लिखी हुई मेरे पास आएगी तो उसके आखिर में इसका जो अभी मैं कहानी आपको सुनाई है, इसके एंड पे आप लिखते हैं स्टोरी STORY। वो जो आप कहानी भेजेंगे जिसकी वीडियो बनानी होगी, उसके नीचे आपको लिखना होगा कहानी, काफ हे अलिफ हा नून छूट, यानी उर्दू में कहानी लिखेंगे। वो आप छोटी भेजेंगे, वो 8-10 मिनट की वीडियो होगी, ये वाली तो लंबी होती है, इसमें कहानी मैं सुनाता हूँ, तो वो भी प्रोग्राम में शामिल होगी। दोनों के लिए व्हाट्सअप नंबर यही सेम ही होगा, +9292 पाकिस्तान का कोड है, 3136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +923136655500। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 923136655500। इस पे आप अपनी स्टोरी मुझे सेंड कर सकेंगे। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।